बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये इनके हालात हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता, लेकिन मोहसिन नकवी इस्तीफा नहीं देगा। वो जिस ओहदे पर गया बेड़ा गर्क किया उसने। ये इमरान खान साहब ने कहा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बर्बाद कर दी और इसके हैंडलर ने मुल्क को बर्बाद कर दिया इस वक्त, और इंडिया ने फिर इसके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली। अच्छा, ये और एक इंडिया का बचपना आप चेक करें। भाई, तुमने क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड के अंदर हो, अगर इतना जंग लड़ने का शौक है तो फिर लड़ दो जंग। वहां तुम्हें पता तो चल गया कि जंग कैसे लड़ते हैं। पाकिस्तानी कौम कैसी सीसा पिलाई हुई सामने आके खड़ी हो जाती है। फौजियों के साथ आम लोग निकल आते, बंदूकें लेके तुम्हारे ड्रोन गिरा रहे थे। वो पाकिस्तानियों की पसली जंग लड़ने में कुछ और है, लेकिन ग्राउंड है भैया, क्रिकेट हो रही है, ट्रॉफी लेनी है, तुमने ले लो मोहसिन नकवी से, क्या फर्क पड़ता है। चाहे बाद में अपना जो भी तुमने शक्लें बनानी है वो करते रहना। हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी भी नहीं ले रहे, वो आप साइड पे जाके बैठ गए। मोहसिन नकवी साहब 20 मिनट वहां खड़े रहे, आओ जी ट्रॉफी लो, मैं नहीं किसी और को। उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा है, वो कोई अरबी है, उसके ऊपर राजी हो गए, जनाब ये हमें ट्रॉफी दे दे। उन्होंने कहा जी वो नहीं, मोहसिन नकवी साहब अड़ गए, कहते जी मैं ही दूंगा। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना तो ऐसे नाचते नाचते तो इंजॉय करना शुरू हो गया। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था। पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई। वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस। उन्होंने फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी उन्होंने ज्यादती की फैंस ने, इंडियन फैंस ने। और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान भी यही करता। लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था, और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से। इमरान खान साहब ने कहा था ना इनके जीतने का एक ही तरीका, तो वो एक ही तरीका अब लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब खेलने जाएं ओपनर। एक तरफ कादी फायद ईसा जो है वो अंपायर हो, एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा अंपायर हो, और जस्टिस डोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो थर्ड अंपायर हो। फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इनको ऐसे आप खिलाएंगे तो ये जीतेंगे, अदरवाइज ये नहीं जीतने के। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था, वो मामला वही साबित हो रहा है। अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज एक बड़ा सख्त दिन है और पुलिस की बड़ी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे पहुंचाई गई हैं। रात के वक्त आज़ाद कश्मीर से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी वो ये थी कि हॉस्टल्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे नौजवान हो सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापे मारे जा रहे थे। पुलिस जा रही थी, जगह जगह अपने मोबाइल ऑन करके चेक करते थे कोई वाईफाई तो नहीं चल रहा, वाईफाई बंद करवाए जा रहे हैं। वाईफाई की जो डिवाइसेज हैं वो उठाई जा रही हैं ताकि इनके पास चलाने के लिए वाईफाई भी ना हो, लोग किसी तरह से फुटेज बाहर ना निकाल सकें, लोग किसी तरह से मालूमात आज़ाद कश्मीर से बाहर ना पहुंचाएं। बिजली बंद करेंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, बेशुमार चीज़ें वहां पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्लान की आज़ाद कश्मीर में। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी निकलना शुरू हो गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रात के वक्त बाहर आना शुरू हो गए। कश्मीरियों ने रात 12 बजे सड़कों पर निकलकर सारा कश्मीर बंद करने का नारा बुलंद कर दिया। और जो नौजवान है, इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, नौजवान बड़े तगड़े होके आ रहे हैं और सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। ये कह रहे हैं जी हम पूरा कश्मीर बंद करेंगे आज के दिन में। मसला क्या है? जो पहला मसला है वो खुद मुख्तारी का है। वो कश्मीरी कहते हैं जी उनको खुद फैसले करने का इख्तियार नहीं दिया जाता, उन पर गैर मुंतखब नुमाइंदे एस्टेब्लिशमेंट लाके मुसल्लत कर देती है बाहर से। 12 बंदे एस्टेब्लिशमेंट ले आती है और यहां से थोड़े से मैनेज करती है और फिर अपनी मर्जी की कानून साजियां करवाती है, अपनी मर्जी के फैसले करवाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाती है, अपनी मर्जी की हुकूमत गिराती है। वो कहते हैं जी ये सिलसिला बंद करो, क्योंकि यहां पे सारी तरजीहात एस्टेब्लिशमेंट की चलती हैं। तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का वो खात्मा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मामलात में, प्रोटोकॉल कल्चर का वो खात्मा चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे हुकूक हमें दिए नहीं जाते, चाहे वो एनर्जी के मामलात हों, चाहे वो फूड के मामलात हों या दीगर मामलात हों। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हद तक हमें सलूक करती है उनके साथ, इसकी भी उनको बहुत तकलीफ है। एक कॉलोनियल सोच के तहत आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं जी हमारा एरिया चलाया जा रहा है। फिर तरक्याती काम वहां पे नहीं हो रहे, तालीम का, सेहत का मेयार, करप्शन का खात्मा, ये बेशुमार चीजें हैं जिनसे वो कहते हैं जी कि हमें बहुत बहुत परेशान किया गया। और इसकी देखिए उनके शऊर का लेवल अलग है। उसकी वजह क्या है? आज़ाद कश्मीर के बेशतर लोग बैरून मुल्क में रहते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग मगरबी ममालिक में रहते हैं। तो उन्हें समझ आया कि गवर्नेंस का सिस्टम होता क्या है। रियासत अवाम की नौकर होती है, यानी रियासती इदारे जो है वो अवाम के नौकर होते हैं, वो अवाम के लिए काम करते हैं। अवामी हुकूक होते क्या है उन्हें पता चल गया। अब वो चाहते हैं कि वैसे अवामी हुकूक उन्हें मिल जाए आज़ाद कश्मीर में। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं देती, उन्हें तो गुलाम चाहिए
और वो लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। ये है असल फड्डा। और आज मैं आपको रिपोर्ट करूंगा अगले वीलॉग में कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ और मामला कहां तक पहुंचा। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग कामयाब होंगे, क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी बहुत तगड़ी है, ये कामयाब होगी या एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होगी, आज फैसला होगा या चंद दिन और लगेंगे, ये चीजें हम आपको रिपोर्ट करते जाएंगे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का एक झूठ पकड़ा गया, आजकल दोनों इकट्ठे ही हैं। तो इन्होंने जनाब अपनी तरफ से एक पोस्ट चलाई और अपने चैनल्स को इस्तेमाल किया। उसमें इन्होंने कहा जी हमने फैक्ट चेक किया है कि ये जो तस्वीर लगाई गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये जाली हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। और इस तस्वीर में क्या था कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, ट्रंप के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं। तो इसके अंदर तनकीद ये की गई यार, ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े हैं और यहां पे आप पाकिस्तान के अंदर आपका रवैया कुछ और होता है। जिन लोगों ने आपको तनख्वाह देनी होती है, जिन लोगों के पैसों के ऊपर आप अपने और अपनी फैमिलियों को पालते हैं, जिन लोगों के आप मुलाजिम हैं, उनके सामने आप डंडा उठाते हैं और ट्रंप के सामने आप हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये तनकीद हो रही थी। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये तस्वीर है और ये हम साबित कर देते हैं, तो ये और वो। अब इस पे अजहर मशवानी साहब ने ये प्रोपेगेंडा उनका एक्सपोज कर दिया, उल्टा नून लीग का। और अच्छा, खुद वो कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं। अजहर मशवानी साहब ने बताया है जनाब कि ये ऑफिशियल फोटोग्राफ्स हैं व्हाइट हाउस की, और ये मैं लिंक भी आपको दे रहा हूं, उन्होंने लिंक भी साथ जारी कर दिया कि व्हाइट हाउस का लिंक भी आ गया। आप लिंक के अंदर देख लें, कोई शर्म कर लो। और ये जो झूठे गुलाम है या गुलाम जो डिजिटल मीडिया इन्होंने बनाया हुआ अपना एस्टेब्लिशमेंट ने और ये हुकूमत ने, उसका वो इशारा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये व्हाइट हाउस ने खुद जारी की हैं, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई तस्वीर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब दावा करते हैं जनाब खारजा पॉलिसी में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। टोटल कामयाबी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की खारजा पॉलिसी में यह है कि उन्हें चंद तस्वीर मिल गई हैं पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के हक में जो आवाजें उठ सकती थी उन्हें उन्होंने किसी ना किसी तरह मैनेज कर लिया है, क्योंकि हुकूमत के बाद ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। नंबर 3, वो दुनिया को यह भी उन्होंने बावर करवा दिया कि हम आपके खादम और आपके गुलाम हैं, तो हमारे अलावा कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं है। यह है टोटल इनकी कामयाबियां खारजा पॉलिसी में। कोई सरमायाकारी हुई पाकिस्तान में? नहीं हुई। कोई गरीब पाकिस्तान में कम हो गए हो, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी हुई हो? नहीं हुई। कोई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हो? नहीं हुए। मईशत बेहतर हो गई हो? नहीं हुई। कोई कश्मीर की आज़ादी का इन्होंने फैसला करवा लिया हो दुनिया से? नहीं हुई। जो पानी रोक रहा है भारत पाकिस्तान का, उसके ऊपर उन्होंने कोई मौक़िफ़ ले लिया हो किसी का? नहीं हुआ। गजा में जंगबंदी चलो इन्होंने करवा ली हो, हालांकि सारी दुनिया भी ये चाहती है करवाना, नहीं हुआ। आफिया सदीकी की रिहाई इन्होंने करवा ली हो, वो भी नहीं हुआ। बल्कि उल्टा इन्होंने पाकिस्तान की जो कीमती मादनियात हैं वो ओने पोने ऐसे बेचने का फैसला किया कि मकामी अफराद को यह शुबा पैदा हो गया है कि उन्हें महरूम रखा जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस किस्म की कहानियां जो हैं वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर इन्होंने सुनाई हैं। तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अब जहां से मादनियात निकलती हैं, जहां से मादनियात इकट्ठी की जाती हैं, वहां पे 4 जवान बच्चे शहीद हो गए एक मरतबा फिर। अब एक तरफ गंडापुर कहते हैं कि ऑपरेशन कोई नहीं करने दूंगा मैं, ऑपरेशन हो नहीं सकता, ऑपरेशन होना नहीं। तो ये क्या हो रहा है? रोजाना की बुनियाद पे लाशें गिर रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका नमाज़े जनाजा देखिए कितने ज्यादा लोगों ने आकर पढ़ा है। इस तरह के वाकयात को रोकना चाहिए। यहां के लोग अमन के हकदार हैं, अमन दिया जाए और ये मादनियात निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मादनियात यही पड़ी रहे, लेकिन मकामी लोगों को अगर फायदा ना हो तो मादनियात निकालनी क्यों है? फिर देखें ना, आपने बलूचिस्तान से गैस निकाली, निकाल निकाल के आपने बलूचिस्तान के गैस के ज़खायर खत्म कर दिए। बलूचिस्तान को क्या मिला उसके बदले में? आपने बलूचिस्तान से कॉपर निकाला, सोना निकाला, वो मादनियात निकाल के आपने ट्रकों के ट्रक कंटेनर्स रोजाना की बुनियाद पे भर भर के आपने भेजे पाकिस्तान से बाहर। बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। आपने बलूचिस्तान में कोयला निकाला, आपने इतना कोयला निकाला और इतना कोयला पूरे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कहां आपने भेज दिया। रॉ मटेरियल निकाला आपने बेशुमार बलूचिस्तान से, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, बलूचिस्तान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें निकालनी नहीं चाहिए, ये अल्लाह ताला का तोहफा है, ये निकालना चाहिए। अमेरिका निकाले, आगे सऊदी अरब निकाले, बरतानिया निकाले, दुनिया के सारे मुल्क, बड़ी बड़ी कंपनियां आए आके ये काम करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट डील करती है इस तरह के किसी सौदे को, वो एस्टेब्लिशमेंट डील करती है तो मकामी लोगों को कुछ नहीं मिलता। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील मारती है मादनियात की, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट को तो कुछ मिलता होगा, मकामी लोगों को कुछ नहीं मिलता।
मेरी गुजारिश ये है कि ये काम जरूर करें। ये बहुत अच्छा है, फवाद चौधरी ने इसकी तारीफ भी की है कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आर्मी चीफ के करने का काम नहीं, जिनका काम है वो करें। दूसरी बात यह है कि जनाब ये मादनियात तभी काम आएगी जब मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, जब मकामी लोगों को तालीम मिलेगी, जब मकामी लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, जब मकामी लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा, जब वहां सड़कें बनेंगी, पार्क बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे और उनको आला तालीम भी मिलेगी, उनके लिए बहुत सारे मौके होंगे, फिर तो फायदा है, फिर तो बहुत फायदा है। लेकिन जब मकामी लोगों को आपने कुछ नहीं देना, उनको लाशें ही देनी हर थोड़े अरसे बाद, जैसे 4 बच्चे शहीद हो गए, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान होगा। शहबाज शरीफ साहब नादरीन, बजाय इसके पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डिंग करते यूनाइटेड नेशन में, वो वहां जाकर दुनिया को एक नया डरावा दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान से दुनिया को डरा रहे हैं कि अगर हम इन दहशतगर्दों को ना रोके जो पाकिस्तान में है, तो ये लंदन और न्यूयॉर्क में दंदनाते फिरेंगे। अंदाजा करें आपका वज़ीर आज़म क्या हरकतें कर रहा है। यही काम किया था परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ ने पूरी दुनिया को कहा था कि हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान में जंग लड़ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में इतनी जंग लड़ी कि 90,000 लाशें पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं। पाकिस्तानियों के कंधे थक गए लाशें उठा उठा के, और अभी तक लाशें गिरने का सिलसिला जारी है। रोजाना फौजी शहीद हो जाते हैं, पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, आम शहरी शहीद हो जाते हैं। यही चूरन परवेज मुशर्रफ ने बेचा था सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। पैसा तो आ गया था, लेकिन लाशें गिरने का सिलसिला नहीं रुक रहा। दुनिया को डराओ कि जनाब बहुत दहशतगर्द हैं, अगर हमने इनसे ना लड़ाई की तो ये आपके मुल्कों में पहुंच जाएंगे, ये करके। अब जब आप दुनिया को ये कहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्द हैं जो बरतानिया में और अमेरिका में आ सकते हैं, तो वो क्या पाकिस्तानियों को वीजे देंगे इसके बाद? वो तो कहेंगे पता नहीं, इनका अपना वज़ीर आज़म कहता है कि दहशतगर्द आ सकते हैं। वैसे हद दर्जे की बेवकूफ़ी है, मुझे समझ नहीं आती ये क्या चक्कर है इनका। आज तक हम भुगत रहे हैं जो मुशर्रफ ने किया, और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं दोबारा से, वही ब्लैकमेलिंग, वही टैक्टिक्स दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो एक खातून वाला मसला था जो बहुत उठ गया था, वो अब ज्यादा ही उठता चला जा रहा है। उसमें नईम पंजूता साहब की एक ट्वीट है, इस ट्वीट को आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी शमा जुनेजो जो एक सरीह प्रो इसराइल और छोटी सतह की ट्रोल समझी जाती हैं, अचानक 2022 के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कैसे इन्होंने पा लिया। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड इनको मिला पाकिस्तान का। अक़वाम मुत्तहिदा में फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म के बिल्कुल पीछे नशिस्त कैसे मिली, और वज़ीर आज़म के सरकारी जहाज पर इनके साथ सफर का मौका कैसे मिला, वज़ीर आज़म वाले होटलों के अंदर ये ठहरी, वो खुफिया सरकारी दस्तावेजात के साथ क्या कर रही थी, ये बड़े अहम सवालात हैं। अब जो शमा जुनेजो साहिबा हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए और कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जो हैरान कुन है। ये नहीं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को, वजारत खारजा को और सबको झूठा साबित कर दिया। यानी अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारे मिलकर कहते थे इमरान खान जो है वो इसराइल का एजेंट है या बादों का यहूदी एजेंट कह देते थे, वो सारे अपनी अपनी इज्जत छुपाते फिर रहे हैं, सफाइयां देते फिर रहे हैं, और इमरान खान ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा उसने। इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, वो उससे जान छुड़ा रहा है, वो उससे जान छुड़ा रहा है, वो उससे जान छुड़ा रहा है। ये जरा पहले खातून की आप ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान मेरे पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और खुद वफद का हिस्सा बनाया। मेरा नाम बाकायदा एडवाइजर्स के तौर पर शामिल किया गया और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। मैंने उनकी टीम के साथ मिलकर दिन रात काम किया। मैंने उनके साथ सफ़र किया, उनके और उनकी टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया, उनकी बिल गेट जैसी आम तरीन साइडलाइन मीटिंग्स का हिस्सा बनी और जिनकी फुटेज टीवी पर भी आई। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब के पीछे मैं और इसहाक डार साहब इकट्ठे बैठे हुए थे, जिनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बारे में ट्वीट किया कि मैं वफद का हिस्सा नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे प्रोटोकॉल टीम वाले AI कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां ख्वाजा आसिफ के पीछे बिलाल और मैं सारा वक्त ना सिर्फ साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल नई तकरीर भी लिखते रहे। इस तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय भी पी ख्वाजा आसिफ के साथ। गाड़ी के इंतजार में 40 मिनट हम साथ बैठे रहे इकट्ठे, दोबारा तस्वीरें भी ली और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल भी आए
ख्वाजा आसिफ कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे, अंदाजा करें। ख्वाजा कहते पहचानते ही नहीं इनू, हद हो गई। वैसे ख्वाजा साहब बंदा झूठा होवे लेकिन इस लेवल का ना होवे। इन्हें साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ फोटोएं बना रहे हैं, साथ जनाब कार के अंदर पिछली एक ही सीट पे खातून के साथ बैठ के अब जा रहे हैं, कहते पहचानना ही नहीं इनू। वो खातून अब आपको यानी ये तो इतनी बुरी तो मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब के साथ मेहदी हसन ने नहीं की जो इस खातून ने कर दी है, पकड़ के लितरो लितरी कर दिया। ख्वाजा साहब के बारे में फिर कहती हैं आखिरी दिन वज़ीर आज़म की तकरीर के वक्त भी मैं सबके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में थी जहां ख्वाजा आसिफ मेरे सामने बैठे हुए थे और हम सब ने मिलकर वज़ीर आज़म के लिए तालियां बजाई। वज़ीर आज़म की तारीखी तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सबके टीम वर्क का हिस्सा थी और हम सबकी मेहनत शामिल थी। मेरी वापसी की फ़्लाइट भी पहले ही तयशुदा थी और मुझे मिशन प्रोटोकॉल वाले खुद एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए थे। अब ख्वाजा साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और किस एजेंडे के तहत अपनी हुकूमत के एक तारीखी दौरे को बदनाम कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म साहब को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं। अब बात यह है कि ये हमारी बहन है शमा जुनेजो साहबा। आप ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। आपका थोड़ा सा जो स्टांस है वो प्रो इसराइल है। ये जो ख्वाजा आसिफ जैसे लोग या शहबाज शरीफ जैसे लोग या ये जो इसहाक डार जैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान में जाके ना मजहब का चूरन बेचते हैं। ये वहां जाकर बन जाते हैं इंतहाई मजहबी कट्टर और ये वहां जाके कहते हैं कि हम तो फलस्तीन के लिए जान कुर्बान करना चाहते हैं, गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, और इसराइल को वहां ये बुरा भला कहते हैं। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं, ये आप लोगों से मिलते हैं, तो शायद इनकी सोच बदल जाती है। तो बाहर जो बदली हुई सोच है उससे आपने कुछ और नतीजा अखज कर लिया। ये ना दोगला इनका रवैया होता है। इनको हाइब्रिड सिस्टम भी बड़ा पसंद है ना, दोगला सिस्टम। तो ये दोगले हैं एक्चुअली। ये पाकिस्तान में कुछ और होते हैं, बाहर आकर कुछ और होते हैं। पाकिस्तान में जाके ये कट्टर मजहबी बन जाते हैं, बाहर आके ये लिबरल बन जाते हैं। तो कसूर आपका नहीं है, ये इनकी जबिल्लत है, ये करते ही ऐसे हैं और यही इनकी सियासत का खासा है। अब मामला ये है कि ख्वाजा साहब फिर झूठ बोलेंगे कोई ना कोई, तो हम एक और चीज दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये नाज़रीन आप तस्वीर देखें, ये स्क्रीनशॉट्स हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खातून के बहुत सारे ट्वीट ना सिर्फ रीट्वीट किए, जिन्हें ख्वाजा साहब कहते हैं मैं पहचानता ही नहीं इसको, कि अब तो मैं इसको पहचानता ही नहीं हूं। वो मुझे याद है कि राजा रियाज ने कहा था अब तो पहचानते ही नहीं है। तो इस तरह ख्वाजा साहब भी नहीं पहचानते। ख्वाजा साहब जनाब, इस खातून के यहाँ पे मेरे पास कोई आधा दर्जन ट्वीट्स हैं जिनको ख्वाजा साहब रीट्वीट कर रहे हैं और साथ ऊपर कमेंटिंग भी कर रहे हैं। और एक जगह पे ये खातून बता रही हैं कि वो बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। इसमें ख्वाजा साहब कहते हैं कि यू विल बीट इट इंशाल्लाह, कि यानी आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ख्वाजा साहब ने इनको दुआ भी दी है। फिर एक और उन्होंने कोई दुआ की तो उसमें भी ख्वाजा साहब ने कहा अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। फिर बाकी इमरान खान साहब की पार्टी की बुराइयों में ये दोनों मिलकर करते रहे हैं। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इकट्ठे बह के चाय भी पीती है। लेकिन ख्वाजा साहब जो है वो दौड़ जाते हैं। जैसे आजकल ख्वाजा साहब जनरल बाजवा को नहीं पहचानते, हालांकि जनरल बाजवा और उनके ससुर के एहसानात के नीचे ख्वाजा आसिफ जैसे लोग दबे हुए हैं। जनरल बाजवा ने इनको इलेक्शन जितवाया था, अभी तो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जितवाया, जनरल बाजवा ने इनको बाकायदा इलेक्शन जितवाया था। नाज़रीन आ जाए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा है, दुआओं पे ही है पाकिस्तान। अब अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए। दो चार लोग ऐसे हैं जो मैच जिता सकते हैं सिंगल हैंडेड। फ़खर जमान या साइम अयूब जो है ये पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर ये क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। और बॉलिंग में शाहीन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आपको अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना होगा। अभिषेक शर्मा को आप जल्दी आउट करें और सूर्या कुमार यादव को आप आउट करें। ये दो लोग आपने आउट किए तो आपके हाथ में मैच आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, कश्मीर में कल के दिन से एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। आज वार्म अप हो रहा है, पुलिस भी निकल के अपनी फ्लैग मार्चेस कर रही है। दूसरी तरफ जो नौजवान है आज़ाद कश्मीर के, वो भी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं झंडों के साथ। और एक बड़ा अहम पैगाम भी जो कश्मीर की एक्शन कमेटी है उसने जारी किया है। उन्होंने कहा जी हम ओवरसीज कश्मीरियों से गुजारिश करते हैं, हमें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम इंसानी हकूक़ के इदारों तक पहुंचा दिया है। हमें अब कुचलने की कोशिश की जाएगी। हम हर सूरत अपने बुनियादी हकूक़ से पीछे नहीं हट सकते। कोई भी शरपसंद हमारी सफ़ों में शामिल हो सकता है। अवाम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अवामी एक्शन कमेटी, ये उमर नज़ीर के अंदर कौन कौन से गुलगुला हुए थे। बहरहाल ये जो दहशतगर्द हैं, इनके 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जो हुकूमती ज़राए से आए।
पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर चलाई है। और जो 3 नाम बताए गए उनमें एक नाम है नूर वली महसूद का, एक नाम है कारी सैफुल्ला महसूद का और एक नाम है खालिद महसूद का। ये 3 जो टीटीपी के रहनुमा हैं ये मारे गए इस दहशतगर्द हमले में। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को ज़रा कन्फर्मेशन करनी चाहिए थी। इनमें से जो खालिद महसूद है वो 2018 में अमरीकी ड्रोन हमले में पहले ही मारा जा चुका है, जबकि इसमें जो कारी सैफुल्ला महसूद है उसके बारे में बाकायदा खबरें छप चुकी हैं कि वो 2019 में होस्ट में एयर स्ट्राइक की है जिसमें दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब ये एयर स्ट्राइक जो है इसके बारे में अभी मज़ीद तफसीलात तो आएंगी जब DGISPR आज के दिन में पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने दहशतगर्दों का कितना नुकसान किया और ये कौन दहशतगर्द थे और उन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुलगिला